हेलो स्टूडेंट्स, GOC2 का हमारा ये 9th लेक्चर है और आज हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी NAR पढ़ेंगे, जो कि 12th क्लास की रिएक्शन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां से हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आज इस लेक्चर में मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूं, जिसको आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और फिर अच्छे से रिवाइज करके आज ही NAR की NCERT भी आपको पढ़नी है। देखो NCERT में ये रिएक्शन बहुत अच्छे से दी गई है। ये आपकी 12th की NCERT पार्ट 2 में कार्बोनिल सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में दी गई है। और ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि NAR जो है ये कार्बोनिल सब्सटेंस यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। क्या है? एल्डिहाइड एंड कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, इसलिए ये आपके कार्बोनिल सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में दी गई है। तो आज पहले तो मैं आपको NCERT का एक एक पॉइंट लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगा, फिर उसके बाद जब आप रिवाइज करेंगे, एक तो आपको रिवाइज करने में मजा आएगा, इसके साथ साथ बहुत कम टाइम में इजीली आप इसको कर भी पाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी NAR, और एक एक चीज को अब आपको ध्यान से समझना है। पहले बोर्ड पे जो जो मैं समझाऊंगा उसको समझेंगे, फिर बाद में नोट डाउन करेंगे। तो अब देखो यहां पे कार्बोनिल सब्सटेंस में आपको पता है क्या है, CO बॉन्ड पाया जाता है। देखो कार्बोनिल सब्सटेंस क्या होते हैं जिसमें ये CO बॉन्ड हो, जैसे यहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लग गया, ये क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। और यहां पे अगर कोई अल्काइल ग्रुप लग जाए तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। कोई भी एल्डिहाइड जैसे एसिड एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और यहां पर भी कोई अल्काइल ग्रुप लग जाए तो ये क्या बन जाएगा? कीटोन। इनको हम कॉमन क्या बोलते हैं? कार्बोनिल सब्सटेंस बोलते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? अब देखो जैसे इस CO ग्रुप, इस CO बॉन्ड की अगर किसी रीजेंट के साथ रिएक्शन कराई जाए जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट दोनों ही हो, तो वो NAR रिएक्शन होगी। और क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये प्रोडक्ट आपका बनता है, ठीक। कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट लगेगा और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट आपका ऑक्सीजन पे लग जाएगा। अब ये कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हमें मैकेनिज्म पढ़ना होगा। तो मैकेनिज्म कैसे होगा? अब कॉपी पेन साइड में रख दो और ओनली बोर्ड पे नजर रखनी है, क्योंकि देखो आपके एग्जाम में इसके मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कैसे आएगा क्वेश्चन वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पे देखो जैसे ये CO बॉन्ड जो है, ये आपको पता है पोलर पाई बॉन्ड है। तो इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड जो है यहां पे इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा रहेगी, तो इस पे डेल माइनस रहेगा और इस पे डेल प्लस रहेगा, ठीक। अब क्या होगा, यहां पे जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ? रीजेंट के साथ, तो ये कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा या न्यूक्लियोफिलिक पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा? तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा, तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी क्या करती है? तोड़फोड़ करेगी। एनर्जी रिलीज होगी तो तोड़फोड़ होगी। तोड़फोड़ किसकी होगी? बॉन्ड ब्रेक होंगे। समझ आ रही बात? तो बॉन्ड ब्रेक होंगे कैसे होंगे? देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका बॉन्ड टूट जाएगा, वहां से ये रिजेंट अलग अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अलग, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अलग, और फिर ये क्या करेगा? आकर के इस पे अटैक कर देगा कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। और हमेशा न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करता है? आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है। और इस कंडीशन में यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये फर्स्ट स्टेप होगा। और ये कैसा स्टेप होगा? स्लो स्टेप होगा या फास्ट स्टेप होगा? ये स्लो स्टेप होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हुआ है? क्योंकि यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, इसलिए हम इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहेंगे, क्योंकि ये स्लो स्टेप है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां पे जुड़ जाएगा। सेकंड स्टेप होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, जल्दी से बॉन्ड बना लेंगे, तो फास्ट स्टेप होगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप स्लो स्टेप होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेप फास्ट स्टेप होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो अब आपने क्या समझा? मैकेनिज्म से हमने क्या सीखा? सबसे फर्स्ट पॉइंट तो हमने यही सीखा, जो ये रिएक्शन है ये आपकी 2 स्टेप रिएक्शन है, यानी NAR इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। कोई डाउट है क्या? समझ आया कि नहीं आया? और इसमें हम क्या लिखेंगे? एंड फर्स्ट स्टेप इज RDS स्टेप, इज RDS मीन्स फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, ऐसा लिख लो। फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, दैट इज RDS। इसका मतलब क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। ये पहले ही मैं आपको समझा चुका हूं ये क्या होता है।
अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट देखो यहां पे इस रिएक्शन का जब हम रेट लो लिखेंगे तो रेट लो कैसे लिखेंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, आर लिख दो या इसको हम dx बाई dt से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसमें कौन से पार्ट का रोल है, देखो एक तो आपका कार्बोनिल सब्सटेंस का है और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक जो न्यूक्लियोफाइल है उसका रोल है। फर्स्ट स्टेप में कौन टकराए हैं, एक तो कार्बोनिल सब्सटेंस और एक आपका न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा देंगे, के रख देंगे उसकी जगह और क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस, या लिख दो सबस्ट्रेट, यहां पे लिख सकते हो या रिएक्टेंट लिख सकते हो। सबस्ट्रेट कितने मॉलिक्यूल टकराए हैं, एक मॉलिक्यूल, तो इसकी पावर क्या रहेगी 1, और एक कौन टकराया है, न्यूक्लियोफाइल टकराया है, तो इसकी भी पावर क्या रहेगी 1। ठीक, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, एक तो किस पे डिपेंड करेगा, कार्बोनिल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और एक न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप यानी जो स्लो स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें ओनली कार्बोनिल सब्सटेंस और न्यूक्लियोफाइल ही टकराए हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। अब देखो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या लिखेंगे, ऑर्डर कैसे लिखेंगे भाई, रेट लो में जो ये पावर होगी, कंसंट्रेशंस की पावर होगी, उनका ऐड करके जो ऑर्डर आएगा वही रिएक्शन का ऑर्डर होगा। तो 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा। 1 + 1 = 2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा, जैसे ही आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको, ये रेट लो क्या है, ऑर्डर क्या है, बहुत आसान लगेगी। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 12th का पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स, बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जब वो चैप्टर हम पढ़ लेंगे तो आपको ये चीजें बहुत आसान लगेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्टिविटी ऑफ NAR। रिएक्टिविटी ऑफ NAR, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसकी रिएक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करेगी, ये आपको बताना है। तो बताओ भाई यहां पे किस चीज पे डिपेंड करने वाली है, बोलो, सोचो। देखो यहां पे क्या हो रहा है, जो कार्बोनिल सब्सटेंस है उसके कार्बन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू पोलर पाई बॉन्ड। भाई पोलर पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा ना। ठीक, या यूं कहें उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है किसकी तरफ रहेगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी ऑक्सीजन की तरफ रहेगी, और ऑक्सीजन की तरफ रहेगी तो क्या रहेगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहां पे फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। अब सीधी सी बात है, यहां पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि यहां पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियोफाइल में और इस पॉजिटिव चार्ज में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो हम लिख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ NAR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इन कार्बोनिल सब्सटेंस। ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक चीज पे और डिपेंड करेगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पर आकर के ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक, मान लीजिए यहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगे हैं दोनों ही, ठीक, तो आकर के ये इजीली अटैक कर देगा, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो यहां पे मान लीजिए अगर R ग्रुप लगा होता, देखो सबसे पहले तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड के केस में इजीली अटैक कर देगा, तो सबसे ज्यादा रेट तो किसका होगा, अगर यहां पे हम बात करें, देखो बोर्ड को थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूं मैं। ठीक, सबसे ज्यादा तो रेट किसका होगा, इसका होगा, HCH होगा। बोलो भाई, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। अब नेक्स्ट, अगर यहां पे इनमें एक तो एल्काइल ग्रुप बन जाए और एक हाइड्रोजन रहे तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। अब इन दोनों में ये जो है, ये अगर हो जाए, इन दोनों में बताओ किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। भाई यहां पे कार्बन पे आकर के अटैक करना है तो ये जो पार्ट है एल्काइल ग्रुप जो है, ये क्या है, बल्कि ग्रुप है, तो ये थोड़ा बहुत रिपेल करेगा न्यूक्लियोफाइल को, और रिपेल करेगा तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। समझ आ रही है कि नहीं बात, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। मान लीजिए ये दोनों ही एल्काइल ग्रुप हो जाए, यहां पे ऐसा हो जाए RCOR, ऐसा हो जाए, तो अब क्या होगा, तो अब उस पर और ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, यानी अब जाकर के न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना और मुश्किल हो जाएगा, यानी इसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। ये बात समझ में आएगी नहीं आई। यानी हम ये बोल सकते हैं इस कार्बन पे जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप जुड़े होंगे उतनी ज्यादा उसकी उतनी ही रिएक्टिविटी कम होगी। समझ आई कि नहीं आई बात। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने आपको समझाया है, ये बाद में लिख लेना, ये भी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिखवा दूंगा, यहां पे मत लिखना। ठीक, ये तो यहां पे बस समझाने के लिए लिखा था,
अब आपको एक चीज यहां पे समझ में आ गई कि रिएक्टिविटी ऑफ NaR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे ये भी आप लिख सकते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक, और अभी आपने क्या देखा था, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी तो किसकी थी? फॉर्मेल्डिहाइड की, फिर किसी भी एल्डिहाइड की, और उस सबसे कम किसकी थी? कीटोन की। क्योंकि देखो कीटोन में क्या है, दो दो बल्कि ग्रुप लगे होंगे भाई, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप। अब अगर बात की जाए फॉर्मेल्डिहाइड में, दो छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हैं, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे बिल्कुल भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। और अगर बात की जाए एल्डिहाइड की, तो इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है, तो कब थोड़ी सी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। और अगर बात की जाए कीटोन की, तो इसमें तो और ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। यानी एल्डिहाइड में और कीटोन में अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए, तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी NaR की तरफ किससे ज्यादा होगी? कीटोन से ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपको पॉइंट नोट करना है, ये हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। आप एक काम करो, इसको पूरे को एक बार नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं फिर। अब नेक्स्ट देखो, अभी मैंने आपको यह सिखाया था कि यहां पे अगर बात की जाए HCHO है, और यहां पे ये आपका एल्डिहाइड है, और यहां पे आपका ये कीटोन है, तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? इसकी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, बल्कीनेस बहुत ही कम है। फिर इसके बाद एल्डिहाइड की होगी, और सबसे कम कीटोन की होगी, बिकॉज कीटोन के पास क्या है, दो दो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। दो दो बल्कि ग्रुप तो लगे ही लगे हैं। एक चीज और आप देखें, यहां पे ये जो है ना, ये कार्बन जो है, ये पोलर पाई बॉन्ड है, ये ऐसे टूटेगा, डेल माइनस डेल प्लस। तो अब देखो यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, जैसे ये दोनों क्या है, ये प्लस आई से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इस पे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे? कम करेंगे। और पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे तो उसकी तरफ, अभी हमने क्या लिखा था, रिएक्टिविटी ऑफ NaR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इन कार्बोनिल सब्सटेंस, ये हमने लिखा ही था। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज अगर कम होगा तब भी तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो यानी इस पे बल्कीनेस जितनी ज्यादा होगी उससे भी रिएक्टिविटी कम होगी। अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई या प्लस एम लगे होंगे तो वो भी इसकी रिएक्टिविटी को कम करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमेशा एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी किससे? कीटोन से ज्यादा होगी। ठीक, ये पॉइंट हम लिख लेंगे नोट डाल के, aldehyde are always more reactive than ketone towards NaR। ठीक, और रीजन क्या है इसका? रीजन आपको पता ही है, क्योंकि एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक सिंपल ऑर्डर में आपको लिखवा रहा हूं, जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं भी अभी आपको करवाऊंगा। देखो, सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फॉर्मेल्डिहाइड, नो डाउट। फिर इसके बाद सेकंड नंबर का एल्डिहाइड यानी CH3CHO। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोपेनल, ठीक, और फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट आएगा आपका बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे बेंजल्डिहाइड में और प्रोपेनल में, प्रोपेनल की रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्यों है? ये आपका NCERT में दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 12.3। बात समझ में आ रही? मैं आपको बता देता हूं। देखो होता क्या है, यहां पे ये आपको NCERT में दिया गया है, NCERT का एग्जाम्पल है, कंपैरिजन किया गया है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। होता क्या है, जब ये पोलर पाई बॉन्ड ये ऐसे टूटेगा यहां पे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसके पॉजिटिव चार्ज को बेंजीन का, ये जो है बेंजीन, इसको प्लस एम से सपोर्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी इससे, प्रोपेनल से, बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी प्रोपेनल से थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि बेंजीन क्या करता है, यहां से रेजोनेंस से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब नेक्स्ट देखो, अब ये हो गए एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड से कम किसकी होगी? कीटोन्स की होगी। अब आप ये बोलेंगे सर यहां पे तो ये प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यहां पे ये दो प्लस आई ग्रुप लगे हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए थी, बेंजल्डिहाइड की कम होनी चाहिए थी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सबसे मेजर फैक्टर यहां पे स्टेरिक फैक्टर है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा घट जाती है। और यहां पे दो दो बल्कि ग्रुप लगे हैं, यहां पे एक ही बल्कि ग्रुप लगा है,
इसलिए इसकी कीटोन की रिएक्टिविटी कम है। और हमेशा मैंने नोट भी डलवा दिया, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा होगी। एल्डिहाइड आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव, यहां पे मोर तो लिखो, आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स NaR। ये ध्यान रखना, आपको समझ आया कि नहीं आया? ठीक, अब नेक्स्ट हम जब आगे बढ़ते हैं, आगे इसी में और एग्जांपल जब हम करेंगे तो यहां पे हम लिख लेंगे, जैसे यहां पे मान लीजिए ये लिख दिया एसीटोफिनोन, ठीक, ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये इधर प्लस M का काम करेगा, ये प्लस I का काम करेगा। और मान लीजिए दो फिनाइल ग्रुप लग जाएं तो दो प्लस M का काम करेंगे, तो उसकी रिएक्टिविटी को और कम कर देंगे। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये प्लस M, ये प्लस I, ये दो प्लस M है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई डाउट है क्या? तो जैसे जैसे प्लस M ग्रुप जुड़ते जाएंगे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहेंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतनी उसकी रिएक्टिविटी घटती जाएगी। कोई डाउट है क्या? तो यहां से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ओनली इस लाइन से, ठीक। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपके इस कॉन्सेप्ट पे बन सकते हैं अभी मैं आपको करवा दूंगा, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट ये 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको सिखाया है उसके ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चंस है। इनको सोल्व करने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, फर्स्ट आप ट्राई करेंगे, क्या करना है, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NaR। आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो, 5 के 5 क्वेश्चन ट्राई करो, मैक्सिमम आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक। तो कैसे करेंगे, अगर आप मेरे साथ साथ करना चाहते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये एसिड एल्डिहाइड, ये एसीटोन, ये आपका प्रोपेनल, ये बेंजल्डिहाइड। तो सिंपल सी एक बात हम जानते हैं कि जब भी आपको NaR की रिएक्टिविटी का ऑर्डर लगाना है तो सबसे ज्यादा किसके होगा, एल्डिहाइड का होगा, फिर कीटोन्स का होगा। तो एल्डिहाइड में भी सबसे ज्यादा किसका होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का, फिर कौन आएगा, एसिड एल्डिहाइड, फिर कौन आएगा, फिर आएगा आपका प्रोपेनल फोर्थ वाला, फिर आएगा बेंजल्डिहाइड, फिर उसके बाद कौन आएगा, एसीटोन। ये ऑर्डर आएगा। देखो अभी जो मैंने आपको समझाया था ये वाला क्वेश्चन, ये फर्स्ट 5 मैंने आपको दिए हैं और कुछ भी नहीं है, समझ आया? नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की चांसेस है। जैसे ये दिया गया एसिड एल्डिहाइड, ये प्रोपेनल, ये बड़ा एल्डिहाइड है, फिर इसमें एसिड एल्डिहाइड के क्लोरीन लगा दिया, इसमें एसिड एल्डिहाइड के NO2 ग्रुप लगा रखा है। तो इसमें देखो यहां पे तो क्या लगा हुआ है, ये तो ओनली एसिड एल्डिहाइड, यहां पे ये बोल सकते हो, ये देखो ये पार्ट सब में कॉमन है, ये पार्ट सब में कॉमन है ना। तो अब देखो यहां पे क्या लगा, -I ग्रुप, यहां पे भी -I ग्रुप लगा हुआ है, और यहां पे भी, यहां पे +I ग्रुप लगा हुआ है। तो +I तो क्या करेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहां पे जो प्लस चार्ज आएगा कार्बोनिल सब्सटेंस में, कार्बोनिल ग्रुप पे जो प्लस चार्ज आएगा उसको कम करेगा। ये प्लस चार्ज को -I ग्रुप दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो क्या करेंगे, प्लस चार्ज को बढ़ाएंगे, यानी रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे। समझ आ रही बात? तो फोर्थ की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि फोर्थ सबसे स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है, फिर किसकी होगी, थर्ड की होगी, फिर किसकी होगी, फर्स्ट की होगी, और सेकंड वाले की कम होगी क्योंकि वहां पे +I से क्या करेगा, वो उसकी रिएक्टिविटी को कम करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले हमने क्या किया, इनमें देख लिया कॉमन पार्ट कौन सा है, ये CH2 CHO सब में कॉमन पार्ट है। फिर हमने देखा यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, ओनली एक हाइड्रोजन लगा, यहाँ पे +I ग्रुप लगा, यहाँ -I ग्रुप, यहाँ -I ग्रुप। तो -I या -M ग्रुप जब लगे होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे उतनी ज्यादा कार्बोनिल सब्सटेंस की उतनी ज्यादा कार्बोनिल सब्सटेंस में कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, उतनी ज्यादा NaR की रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक, अब नेक्स्ट वाला देखो, इसमें क्या है, ये पार्ट कॉमन है सब में, देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये कॉमन है, ठीक। इसमें भी यहाँ पे क्या लगा, -I, ये भी -I, ये भी -I, और ये +I। तो सबसे कम तो क्या करेगा, जो +I करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो सबसे कम रिएक्टिविटी तो इसी होगी, फोर्थ वाले की। उससे ज्यादा किसकी होगी, इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग -I किसका है, NO2 का, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी इनसे दोनों से कम होगी, फिर इससे ज्यादा किसकी होगी, जहां पे फ्लोरीन लगा है उसकी, और सबसे ज्यादा NO2 ग्रुप की। तो NO2 ग्रुप के NO2 ग्रुप क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग -I है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सबसे ज्यादा प्लस चार्ज यहाँ पे बढ़ाएगा, और प्लस चार्ज सबसे ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। समझा? नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में भी क्या है, ये वाला पार्ट कॉमन है इन केसेस में, यहाँ पे ये वाला पार्ट कॉमन है, यहाँ पे +I लगा हुआ है, यहाँ पे -I, यहाँ पे दो -I लगे हुए हैं, ठीक। और ये क्या है, ये आपका कीटोन है,
तो कीटोन की तो सबसे कम होगी, सिंपल सी बात है। ठीक, अब जो एल्डिहाइड है उनमें, इन तीनों में सबसे ज्यादा किसकी होगी? पहले हम क्या देखते हैं, डीएनपी रूल फॉलो करते हैं भाई। माइनस आई के जब चेक करते हैं तो ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ना, तो क्या करते हैं, ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जब भी इंडक्टिव इफेक्ट आता है डीएनपी रूल फॉलो करते हैं, डिस्टेंस नंबर पावर। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे कम डिस्टेंस किसका है। तो यहां पे हमने देखा डिस्टेंस इन दोनों, इनका सबका सेम है, माइनस आई प्लस आई का। फिर नंबर, यहाँ पे दो दो माइनस आई ग्रुप लगे, तो नंबर में माइनस आई ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी थर्ड वाले की। फिर इसमें यहाँ पे एक माइनस आई ग्रुप लगा, वहां प्लस आई ग्रुप लगा, तो माइनस आई वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, नेक्स्ट वाला देखो, इसमें ये ग्रुप कॉमन है, ये ग्रुप कॉमन है, यहाँ पे ये ग्रुप कॉमन है, ये ग्रुप कॉमन है, यहाँ पे ये माइनस आई लगा, यहाँ पे दो दो माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे माइनस आई लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस आई लगा हुआ है। तो डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस सबका सेम है। फिर नंबर देखेंगे, नंबर यहाँ पे दो माइनस आई ग्रुप लगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे इसकी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लस चार्ज बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, डिस्टेंस के नंबर के बाद पावर देखो। अब सबका नंबर क्या है, यहाँ पे एक माइनस आई, एक माइनस आई, एक माइनस आई, तो सबसे ज्यादा माइनस आई पावर किसकी है? फर्स्ट वाले की, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। फिर फोर्थ वाले की होगी, और फिर सबसे कम किसकी होगी? सेकंड वाले की होगी। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार इनको नोट डाउन कर लो। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके ठीक थे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे GOC2 के कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने आपको GOC1 का डीएनपी रूल वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा दिया। तो इनको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे टाइप ऑफ NAR। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ NAR पढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखना है, जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आपको बोर्ड पे फोकस करना है। देखो यहां पे अभी हमने ये सीखा, जैसे कार्बोनिल सब्सटेंस है, ठीक, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब देखो क्या होगा, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का आपने अटैक करा, ये sp2 है, ये यहाँ पे ये कार्बन जो है sp2 है, ये प्लेनर होता है, ये इसके परपेंडिकुलर आकर के अटैक करता है। और जब ये अटैक करता है तो यहाँ पे क्या बनता है, ये देखो यहाँ पे ये बनेगा, न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। अब ये कार्बन कैसा है, ये sp3 है। समझ आई कि नहीं आई बात? जब ये sp3 कार्बन बनता है, यहां पे मान लीजिए अगर दोनों सेम ग्रुप है, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आ गया, तो यहां पे भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगेगा। अब देखो क्या ये कायरल सेंटर है? नहीं है, क्योंकि दो सेम ग्रुप आ गए। क्या होता है कायरल सेंटर में भाई, कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज एटम जिसपे क्या हो जाए, चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाए, उसको कायरल सेंटर कहते हैं ना। तो इस केस में तो नहीं होगा। मान लीजिए यहां पे एक आपका एल्काइल ग्रुप होता, कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, तो यहां पे ये R लग जाएगा। अब देखो एक R लगा, एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप लगा, एक हाइड्रोजन लगा, और एक ऑक्सीजन एटम लगा है, ऑक्सीजन एनायन लगा है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कायरल सेंटर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ आई बात? तो अब नेक्स्ट देखो, यहां पे मान लीजिए यहां पे भी अगर R ग्रुप लग जाता तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो अब ये कायरल सेंटर है क्या? नहीं है, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप हो गए R। अगर मान लीजिए कीटोन में इनमें से एक R डिफरेंट हो जाए, ये R है, ये R डैश है, तो ये R डैश होगा, ये R और ये R अलग होंगे, ये दोनों अल्काइल ग्रुप अलग, ये न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे ऑक्साइड आयन, तो चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है और चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसके पास कायरल सेंटर होगा। और जब एक ही कायरल सेंटर होता है वो कंपाउंड में, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता कि नहीं होता? बात समझ में आई कि नहीं आई? करते हैं हम ऐसा। बस एक ध्यान रखना, ये मत कर देना कि ये तीन ग्रुप अलग लगे हैं, हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे मिथाइल लगा है, यहाँ पे आपका इथाइल लगा है, और यहाँ पे लोन पेयर आ गया। इस केस में नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये मैंने आपको सिखाया था कि इस केस में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर हो जाता है, जिसके कारण सिमेट्री आ जाती है। ये पहले ही मैं आपको सिखा चुका हूं। बाकी sp3 हाइब्रिडाइज एटम पे अगर चारों एटम या ग्रुप डिफरेंट लगे हों तो वो कायरल सेंटर होता है, और जब कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर हो तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। बस इस केस में नहीं होता ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, समझ आ रही बात? अब मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं जो मैंने आपको समझाया है। अब चाहो तो आप साथ साथ लिख सकते हो। देखो ये कार्बोनिल सब्सटेंस है, ठीक, यहां पे कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये प्लेनर होगा। अब यहां पे जब न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, देखो यहां पे अगर बात की जाए तो ये पोलर पाई बॉन्ड है, ये ऐसे टूटेगा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये यहां पे अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद क्या होगा, ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ऐसा केस बनेगा। ठीक,
अब देखो, अब मैंने आपको ये सिखा, अगर यहां पे दोनों डिफरेंट एटम या ग्रुप आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, इस कार्बन एटम पे जो sp3 हाइब्रिडाइज है, सभी ग्रुप या एटम डिफरेंट हो जाएंगे, और सभी ग्रुप या एटम डिफरेंट होंगे तो ये कायरल सेंटर होगा, और जब एक ही कायरल सेंटर मॉलिक्यूल में होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये मैंने आपको सिखाया। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं, देखो किस किस केस में होगा। अगर ये वाला केस आपका आ जाए फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पे H और H लग जाए, इस केस में तो नहीं होगा। यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप लग जाए तो ये एटम और ये एटम डिफरेंट है, तो इस केस में होगा। यानी सभी एल्डिहाइड क्या करेंगे, यहाँ पे आपका अनसिमेट्रिक प्रोडक्ट देंगे, यानी ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट देंगे। और यहां पे अगर ये सिमेट्रिक कीटोन आ जाए, दोनों आर लग जाए, तो इस केस में भी ये कायरल सेंटर नहीं बनेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, अनसिमेट्रिक कीटोन आ जाए, यानी ये एल्काइल ग्रुप डिफरेंट और ये एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, तो ये अनसिमेट्रिक कीटोन के केस में यहां पे अलग अलग ग्रुप होंगे, तो चारों ग्रुप अलग हो जाएंगे। चारों ग्रुप जैसे ही अलग होंगे ये कायरल सेंटर होगा, और एक कायरल सेंटर होगा तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये नोट कर सकते कि नहीं कर सकते? तो यहां पे ये नोट डाल के आप लिख लो। यहां पे जो मैंने अभी सिखाया है, देखो, ऑल एल्डिहाइड लिखना साथ के साथ बेशक, ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, all aldehyde except formaldehyde and all unsymmetric ketone give optically active product in NAR। समझ आया कि नहीं आया? चाहो तो आप ये लिख भी सकते हो। कैसे लिखेंगे भाई, यहां पे अगर ये हो जाए, ये अगर आपका हो जाता है RCHO, ये अगर हो गया, इसकी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन आपने करवाई तो क्या बनेगा, यहाँ पे R, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ पे H, ये न्यूक्लियोफाइल, तो ये कायरल सेंटर है, क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर आप अनसिमेट्रिक कीटोन की बात करेंगे तो अनसिमेट्रिक कीटोन का केस आपका ये बनेगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के साथ जब रिएक्शन होगी क्या बनेगा, RCO न्यूक्लियोफाइल। देखो इसको थोड़ा दोबारा से लिख देता हूं, क्या बनेगा, RC, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, एक R' आएगा और एक ऑक्सीजन एनायन आएगा। तो देखो sp3 हाइब्रिडाइज है तो ये कायरल सेंटर है, क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हैं, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि NAR में कौन ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट देगा और कौन नहीं देगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जब मैं टाइप 1 रिएक्शन आपको करवाऊंगा वहां पे एग्जाम्पल से समझा दूंगा। इसको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, टाइप ऑफ NAR। हेडिंग डाल लो, टाइप ऑफ NAR, और इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, एडिशन ऑफ HCN। एनसीईआरटी में भी ये पहला पॉइंट दिया गया है, फर्स्ट रिएक्शन दी गई है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इस पे लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, करें स्टार्ट। अब बोर्ड की तरफ देखना है। देखो इसमें क्या है, जैसे कार्बोनिल सब्सटेंस दे दिया कोई भी आपको, एल्डिहाइड या कीटोन, इसमें क्या होगा, इसकी रिएक्शन HCN के साथ करवाई गई, तो इसमें क्या बनता है, यहां पे आपका साइनोहाइड्रिन बनता है। ये क्या है, साइनोहाइड्रिन। देखो CN प्रेजेंट है इसलिए इसको साइनो, और OH प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। ठीक, कंबाइन क्या बोलते हैं इसको, साइनोहाइड्रिन। समझ आ रही बात? अब देखो, जब ये रिएक्शन प्योर HCN के साथ की जाती है तो इसका रेट बहुत ही स्लो होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे अपने को क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा, साइनाइड आयन आएगा। तो ये वीक एसिड है, और वीक एसिड इजीली H+ देगा नहीं, और इजीली H+ नहीं देगा तो हम किसी न किसी तरह तो भाई क्या करेंगे, साइनाइड आयन प्रोड्यूस करें। भाई साइनाइड आयन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसका मेथड क्या है, वीक एसिड की रिएक्शन आप बेस के साथ करा दो तो इसमें से H+ निकल जाएगा, और जैसे ही H+ निकलेगा तो साइनाइड आयन तैयार होगा, तो ये अच्छे से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है। ठीक, यहां पे क्या लिख लेंगे, OH- प्रेजेंट होता है, मतलब बेस की प्रेजेंस में होती है। ठीक, इसका मैकेनिज्म समझ लो। मैकेनिज्म क्या होता है, जो वीक एसिड है ना HCN, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, बेस के साथ। तो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, ये
ये देगा आपका वाटर प्लस साइनाइड आयन। अब साइनाइड आयन बहुत ही अच्छे न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। अब क्या है, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे जब हम रिएक्शन करवाते हैं नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है CN-, ये क्या करेगा, अब यहां पे ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये साइनाइड आयन कार्बन पे अटैक कर देगा। तो अब क्या बनेगा, ये बनेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव यानी एनायन बनेगा। ये फर्स्ट स्टेप होगा, ये स्लो स्टेप होगा, ये आपको पता ही है। फिर क्या होगा, अब देखो हमारी रिएक्शन में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। ठीक, यहां से मिला है इस स्टेप से जब बेस ने वीक एसिड के साथ रिएक्शन की। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, अब देखो ये एनायन है और ये ऑक्सीजन है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन इसके पास नेगेटिव चार्ज है। दोनों ही बेस का काम कर सकते हैं, तो दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस का काम कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज वाला या लोन पेयर वाला। नेगेटिव चार्ज वाला स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा क्योंकि इसके पास क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये क्या करेगा, यहां से H+ एक्सेप्ट कर लेगा और यहां से H+ एक्सेप्ट करने के बाद ये तो बन जाएगा OH और ये बनेगा आपका साइनोहाइड्रिन। और यहां पे रिएक्शन में आपको इसके साथ साथ क्या मिल जाएगा, OH-। तो OH- वापस एज ए प्रोडक्ट मिला है, यानी इसने किसका काम किया है, कैटालिस्ट का काम किया है। तो यहां पे OH- क्या है, ये जो बेस आपने लिया है ये कैटालिस्ट का काम करता है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको लिख भी लेना है क्योंकि NCERT में दिया गया है। तो लिखो, this reaction is very slow with pure HCN, so it is catalyzed by a base, to produce cyanide ion which works as strong न्यूक्लियोफाइल। समझ आई कि नहीं बात। देखो होता क्या है, यहां पे अगर आपने प्योर HCN ले लिया तो प्योर HCN में कोई भी न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, इजीली न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि HCN क्या है, HCN वीक एसिड है। तो वीक एसिड इजीली H+ और साइनाइड आयन देगा नहीं, और इजीली नहीं देगा तो हमें उससे प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। प्रोड्यूस करवाने का मेथड क्या है भाई, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करा दो। तो बेस के साथ आपने रिएक्शन करवाई तो उससे क्या मिला आपको, साइनाइड आयन मिल गया। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो इजीली रिएक्शन आपकी हो जाएगी। ठीक, तो ये 2 स्टेप में हो जाएगी। साइनाइड आयन यहाँ पे अटैक कर देगा, फिर ये क्या करेगा, वाटर से H+ एक्सेप्ट कर देगा और ये आपको क्या मिल जाएगा, OH- एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। यानी ये किसका काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। समझ आई कि नहीं आई बात। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होगा और सेकंड स्टेप क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब एक क्वेश्चन मैं यहां पे आपको करवा देता हूं, देखो क्या है। चलो इसको है ना हम एक काम करेंगे, बाद में करेंगे, पहले कुछ एग्जांपल्स यहां पे कर लेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहला एग्जांपल है, ये दे दिया आपको HCHO। ठीक, और इसकी रिएक्शन यहां पे किसके साथ कराई गई, HCN के साथ कराई गई इन प्रेजेंस ऑफ बेस। क्या होगा यहां पे, देखो भाई यहां पे क्या बनेगा, CH2 OH और साइनाइड। ठीक, ये फॉर्मेल्डिहाइड का क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन बन गया। समझ आया कि नहीं? एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर और एग्जांपल्स करते हैं। लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे एसिड एल्डिहाइड दे दिया जाए और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाए, HCN के साथ करवाई जाए इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो क्या बनेगा यहां पे, देखो CH3 क्या बनेगा, CH3 CH OH और CN। तो क्या होगा, ये कायरल सेंटर है कि नहीं है। देखो कोई भी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड क्या करेगा, आपको ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट देगा NAR रिएक्शन में। ये मैंने अभी लिखवाया था आपको। ठीक, एक एग्जांपल यहां पे हम बाद में कर भी लेंगे, पहले इसको समझो। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे जब इस साइनोहाइड्रिन का यहां पे जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस 2 टाइप से कर सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, क्या बनेगा, CH3 CH OH और जो CN होता है उसका क्या बन जाएगा,
एसिड बन जाएगा सीधा COOH। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। एक्चुअल में यहां पे क्या हुआ, देखो यहां पे आपने क्या लिखा, साइनाइड लिखा है, देखो ये CN है। जब आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तब क्या होता है, ये तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं और यहां पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। ऐसे जैसे देखो यहां पे इस पे प्लस चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। भाई एक्चुअल में क्या है, यहां पे डेल प्लस है और इस पे डेल माइनस है, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्या होगा, जब भी हाइड्रोलिसिस होगा तो वाटर में क्या होता है, HOH। इस पे क्या है, डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, तो इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट से जुड़ेगा और इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट से जुड़ेगा। तो ऐसे हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? ठीक, अब क्या होगा, यहां पे आपने क्या देखा, इस कार्बन के 3 ऑक्सीजन जुड़ गए, 3 OH जुड़ गए। और आपको पता है एक ही कार्बन पे एक से ज्यादा OH जुड़े हों तो वो स्टेबल नहीं होता है, तो वहां से हम क्या करते हैं, वाटर रिमूव कर देते हैं। तो इसको मैं व्हाइट कलर से शो कर देता हूं। यहां से क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फाइनली यहाँ पे आपको COOH मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और क्या मिलेगा, NH3 भी मिलेगा साथ में। तो ये बनता है ऐसे, समझ आ? आगे मैं दोबारा कभी भी नहीं बताऊंगा आपको, हाइड्रोलिसिस ऐसे होता है। तो साइनाइड का जब भी आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, सीधा क्या करोगे, CN को COOH बना देना है। ठीक, आगे बहुत बार रिएक्शंस में मैं यूज करने वाला हूं, कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, मान लीजिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की बजाय आपसे अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो क्या होगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका CONH2। साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CONH2 में। ठीक, और ये क्या बनता है आपका, ये लैक्टिक एसिड था, ये क्या है, लैक्टामाइड है। ठीक, लैक्टामाइड ये भी क्या है आपका ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। ठीक, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन सेंटर है। समझ आ रही बात? अब नेक्स्ट देखो, यहां पे एक्चुअल में क्या हुआ, जब साइनाइड का आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया तो यहां पे क्या होता है, ये इसके 2 ही बॉन्ड टूटते हैं और ये क्या देगा, OH और H, OH और H ऐसे। ठीक, फिर फर्दर यहां पे क्या बनता है, देखो ये एक बॉन्ड जुड़ा रहेगा ऐसे। ठीक, इससे 2 OH जुड़ जाएंगे ऐसे, और 2 OH जब जुड़ेंगे तो यहां से ये वाटर रिमूव हो जाएगा। एक ही कार्बन पे 2 OH हैं तो वाटर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CO ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर जो दिया गया है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, मान लीजिए इसका हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस क्या कर दें, मान लीजिए रिडक्शन कर दें LiAlH4 के साथ। क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करेगा तो क्या करेगा, CH3 CH, ये OH और ये साइनाइड को क्या कर देगा, CH2NH2 बना देगा। यहां पे ये प्राइमरी अमीन बन गया, लेकिन इसको प्राइमरी अमीन नहीं बोलेंगे क्योंकि OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये अल्कोहल होगा, क्योंकि OH की प्रायोरिटी अमाइन से ज्यादा होती है, अल्कोहल की प्रायोरिटी अमाइन से ज्यादा होती है। समझ आया? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए ये था। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मेनली आपको करना रहता है। करते कैसे हैं, ये H2O H+ की प्रेजेंस में करते हैं। ठीक, बहुत कम चांसेस होते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस देता है। अगर डायरेक्ट आपको H2O H+ लिख दिया जाए तो सीधा साइनाइड को किस में चेंज कर देंगे, एसिड में चेंज कर देंगे। तो ये दोनों रिएक्शन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर और अच्छे एग्जांपल्स हम करेंगे। लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट देखो, और एग्जांपल अगर आपको दिए जाएं, जैसे ये दे दिया, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन दे दी, किसके साथ, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन दी गई आपको HCN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस। ठीक, क्या बनेगा यहां पे, देखो सिंपल सी रिएक्शन है। ये आपका यहां पे CH, ये OH और यहां पे साइनाइड बनेगा। और फर्दर इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सीधा सिंपल सा है, जहां पे CN ग्रुप लगा है उसको क्या बना देंगे, एसिड बना देंगे। ठीक, और यहां पे एक कायरल सेंटर है और ये भी आपका कायरल सेंटर है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आपको मिला है। समझ आ गई बात? अब नेक्स्ट मान लीजिए यहां पे अगर एसीटोन दिया रहता तो एसीटोन के केस में क्या हो जाता, तो HCN आपने यहां पे लिया तो ये क्या करेगा, CH3 CH और यहां पे OH, यहां पे H नहीं है भाई। ठीक, तो यहां पे क्या है, CN है और ये CH3 है।
तो फिर इसका हाइड्रोलिसिस अगर आपने कर दिया तो क्या बनेगा, बोलो भाई क्या बनने वाला है। तो CN को क्या बना दोगे, COOH, सिंपल। क्या इस बार कायरल सेंटर है, नहीं है, इस बार ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऊपर वाला ऑप्टिकली एक्टिव था क्या, बिल्कुल था। समझ आई कि नहीं आई बात। अगर मान लीजिए इसकी बजाय यहां पे ये दिया रहता आपको 2 ब्यूटेनॉन, ठीक, 2 ब्यूटेनॉन, और यहां पे सेम रिएक्शन अगर करवा दी जाए तो क्या होगा, देखो यहां पे क्या बनेगा, CH3 CH2 COH साइनाइड और एक मिथाइल ग्रुप, और फिर फर्दर इसका अगर हाइड्रोलिसिस अगर आपने कर दिया तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 और एसिड का क्या बना दोगे, ओ सॉरी CN का क्या बना दोगे, एसिड बना दोगे। तो इस बार ये कायरल सेंटर है कि नहीं है, यहाँ भी ये कायरल सेंटर है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो फिर आपने देखा कि सारे एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड क्या देंगे आपको, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देंगे। समझ आ रही बात। और सारे अनसिमेट्रिक कीटोन जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, वो भी क्या करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट देंगे। ठीक, ये एक बार और नोट डाल के लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहां पे क्या लिखेंगे, ऑल अनसिमेट्रिक कीटोन एंड ऑल एल्डिहाइड, ब्रैकेट में लिख देना, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड गिव ऑल अनसिमेट्रिक कीटोन एंड ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड गिव ऑप्टिकली एक्टिव साइनोहाइड्रिन, उधर लिख देते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव साइनोहाइड्रिन ऑन एडिशन ऑफ HCN, ऐसा लिख लो, ऑन एडिशन ऑफ HCN। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करना है, एक क्वेश्चन मैं यहां पे आपको करवा रहा हूं, which of the following will give optically active cyanohydrin on reaction with HCN या on addition with HCN भी लिख सकते हो। ठीक, तो पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक, सेकेंड वन इज एसीटोन, थर्ड वन इज 2-pentanone एंड फोर्थ वन इज बेंजल्डिहाइड। तो आपको पता है, आंसर डायरेक्ट पता चल रहा है। अभी हमने कर लिए सारे। फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा भाई, HCHO है, कैसे देगा, नहीं देगा। ये क्या है, सिमेट्रिक कीटोन है, ये भी नहीं देगा। ठीक, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। ये 2-pentanone, ये भी बना के देख लो, ये कैसे बनेगा, यहां पे ऐसा कर लो, इसको ऐसा लिख लो, CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो ये भी क्या है, दोनों ये सिमेट्रिक है, दोनों साइड सेम ग्रुप है, तो ये भी नहीं देगा। और बेंजल्डिहाइड ये आपको देगा, ये आपको पता है, ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। और अभी सबसे ऊपर हमने एग्जांपल किया भी था, ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, बिल्कुल है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने को करना है सेकंड टाइप। तो इसमें हेडिंग डाल लो, एडिशन ऑफ NaHSO3। NaHSO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, NaHSO3। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड पे ध्यान देना है। देखो क्या होगा इसमें, ये कोई कार्बोनिल सब्सटेंस है, इसकी रिएक्शन जब हम NaHSO3 के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है, वो है ये। और ये जो प्रोडक्ट आपका बना है ये वाइट PPT देता है। ठीक, इसलिए ये रिएक्शन आपकी
टेस्ट ऑफ कार्बोनिल सब्सटेंस में भी यूज की जाती है, टेस्ट ऑफ कार्बोनिल सब्सटेंस में भी यूज की जाती है। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, इधर ध्यान देना। अब ये समझना जरूरी है, अगर मिस्टेक नहीं तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी। देखो यहां पे ये कार्बोनिल सब्सटेंस आपको दिया गया है, रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो ये आपका यहां पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। यहां पे सल्फर के पास लोन पेयर भी है। अब देखो जो ये CO का पोलर पाई बॉन्ड है ये ऐसे टूटेगा और यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब ये किसका काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और कहां से करता है, ये सल्फर के इलेक्ट्रो लोन पेयर यहां पे अटैक करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा, सर ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, तो ऑक्सीजन को अटैक करना चाहिए था। लेकिन यहां पे सल्फर अटैक करता है। इसका रीजन क्या है, ये जो रिएक्शन होती है ना, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आपने पढ़ा है एनायन भी डिजोल्व होता है और कैटायन भी डिजोल्व होता है। तो इसका एनायनिक पार्ट डिजोल्व हो जाता है। और वैसे भी जो एटम छोटा होता है उसका डिजोल्यूशन ज्यादा होता है। जिसका डिजोल्यूशन या हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो उसका हाइड्रेटेड या सोलवेटेड साइज बड़ा होगा और उसकी आयनिक मोबिलिटी कम होगी, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। इसलिए सल्फर यहां पे ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो सल्फर अपने लोन पेयर यहां डोनेट कर देगा। बात समझ में आई? अब आगे भी आपको अच्छे से समझना है। देखो अब क्या होगा, यहां पे सल्फर ने डोनेट किया है तो क्या बनेगा, देखो यहां पे OH और ये ON ने, ठीक, और ये हो गया आपका, ठीक, और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, यहां पे क्या होगा, यहां पे ये जो OH वाला बॉन्ड है ये क्या है, एसिडिक H है। समझ आ रही बात? और यहां पे ये एनायन बेस का काम करेगा। तो ये क्या करेगा, ये H+, ये क्या करेगा, इस H+ को यहां से एक्सेप्ट कर लेगा ऐसे, ठीक। और इस H+ को जैसे ही एक्सेप्ट करेगा ये बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो क्या बना लेगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा। और रिएक्शन में क्या बन जाएगा, ये आपका ऐसा बन जाएगा OH और ये SO और ये ON ने। देखो जो ऊपर आपने पढ़ा वही बना के नहीं बना। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, ये आपका व्हाइट पीपीटी देता है, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाइट पीपीटी कौन देंगे, मेनली आपके एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन कुछ कीटोन भी देते हैं। कैसे कीटोन, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, ठीक। तो इसका एक एग्जांपल जब हम करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे देखो एक बार मैं लिखवा देता हूं आपको नोट डाल के। देखो नोट डाल के देखो, यहां पे लिखना आपको ऑल एल्डिहाइड, ऑल मिथाइल, ऐसा लिख लो, ऑल एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, ऑल एलिफेटिक मिथाइल कीटोन एंड ऑल एल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या? कर लेंगे। अब क्वेश्चन हमारा क्या बनता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव व्हाइट पीपीटी विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3। ये क्वेश्चन है आपका। देखो पहला क्या है, पहला इसने दे दिया CH3CHO, सेकंड क्या दे दिया, सेकंड दे दिया इसने बेंजल्डिहाइड, और थर्ड दे दिया इसने फॉर्मेल्डिहाइड, फोर्थ दे दिया एसीटोन, ठीक, और फिफ्थ दे दिया, ये दे दिया आपको CH3CH2COCH3, ठीक, और सिक्स दे दिया। देखो सारा जो ऊपर अभी आपने पढ़ा ना सब क्लियर हो जाएगा, CH2COCH2 यहां पे CH3, ठीक, और सेवंथ दे दिया मान लीजिए ये एसिटोफिनोन, और एट दे दिया डाइफिनाइल कीटोन। तो बताओ भाई कौन ये रिएक्शन देगा और कौन नहीं देगा, ये क्वेश्चन आपको करना है। कैसे करेंगे, देखो यहां पे अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, देखो एल्डिहाइड तो सारे देंगे नो डाउट, एल्डिहाइड ये देगा, ये भी एल्डिहाइड है देगा, ये भी एल्डिहाइड है देगा। अब ऑल एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, एलिफेटिक का मतलब ये है कि जो ओपन चेन वाले होंगे, यानी जिनमें एरोमेटिक नहीं होगा, जिनमें क्या होगा, ऐसे कीटोन जिनमें बेंजीन रिंग ना जुड़ा हो,
समझ आ रही बात। और मिथाइल कीटोन का मतलब क्या हुआ, जिनमें ये ग्रुप हो COCH3, ठीक, इसका मतलब हुआ मिथाइल कीटोन। तो इसमें मिथाइल कीटोन पार्ट है, बिल्कुल है, तो ये रिएक्शन देगा। इसमें भी है प्रेजेंट, ये देगा। क्या इसमें प्रेजेंट है, इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट वाला क्या है, कीटोन है, मिथाइल कीटोन तो प्रेजेंट है, लेकिन यहां पे फिनाइल आ गया, ये नहीं देगा। समझ आ रही बात। और ये वाला फिनाइल आ गया यहां पे, देखो यहां पे क्या है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये देखो इसमें क्या हो रहा है, ये वाला जो है इधर भी फिनाइल इधर भी फिनाइल, तो ये भी नहीं देगा। अब यहां पे एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, यही क्यों देते हैं, पहली बात तो मिथाइल कीटोन इसलिए देते हैं क्योंकि एक टाइप से स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी कम रहेगी, ताकि देखो ये भी तो बल्कि ग्रुप है, इसको भी तो जाके अटैक करना है। एल्डिहाइड में तो देखो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होती है, लेकिन कीटोन्स में बहुत ज्यादा होती है। तो मिथाइल से बड़ा ग्रुप अगर आपने लगा दिया, जैसे ये लगा दिया, तो अब इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा हो जाएगी, जाकर के अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद भी ये भी तो बहुत बड़ा ग्रुप है। समझ आई बात। दूसरा, अब इनकी अगर बात की जाए, ये जो कीटोन्स आ गए आपके, देखो इसमें मैंने क्या किया, मिथाइल कीटोन तो बना लिया, लेकिन यहां पे बेंजीन भी लगा दिया, तो बेंजीन का प्लस एम भी तो इसकी रिएक्टिविटी कम करता है। बात समझ में आ रही है। देखो एक तो दो ग्रुप हो गए, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई। दूसरा ये क्या है, ये क्या करता है, ये आपका प्लस एम से, अपने प्लस एम से इसकी कीटोन की रिएक्टिविटी NAR की तरफ कम करता है, तो इसलिए ऐसा होता है। बात समझ में आ गई। जो पॉइंट लिखा था वो अच्छे से क्लियर हो गया। इस पे एक और अच्छा क्वेश्चन अपने को करना है, आप एक बार इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार आपको खुद को ट्राई करना चाहिए। अभी जो आपने पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट आपका और भी क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय NaHSO3। तो आपको पता है सभी एल्डिहाइड, all aldehyde and only methyl aliphatic methyl cation will give white PPT with NaHSO3, ये अपने को पता है। अब इनमें से कौन सा पेयर डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, देखो A और B दे रखे हैं, मान लीजिए A भी रिएक्शन ना दे और B भी रिएक्शन ना दे, मान लीजिए A भी व्हाइट PPT ना दे B भी ना दे, तो कैसे अलग अलग करोगे, नहीं कर सकते। और मान लीजिए A भी दे दे और B भी दे दे, दोनों ने व्हाइट PPT दे दिया, तो हम इन दोनों को भी सेपरेट नहीं कर सकते। मान लीजिए A ने दे दिया B ने नहीं दिया, तो ऐसे, या A ने नहीं दिया B ने नहीं दिया, तो इन केसेस में हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला एग्जांपल करो। पहला एग्जांपल आपने क्या देखा, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड गिव टेस्ट, एसीटोन, मिथाइल कीटोन है ये भी देगा। ठीक, यहां पे 2 ब्यूटेनॉन ये भी देगा, मैंने अभी आपको समझाया था। बेंजाल्डिहाइड भी टेस्ट देगा। 3 पेंटेनॉन ये नहीं देगा। 3 पेंटेनॉन अभी तो करवाया था, देखो ये करवाया था ना, CH3 CH2 CO CH2 CH3 नहीं देगा। और ये एसिटोफिनोन ये भी नहीं देगा, ये भी अभी समझाया था भाई, ये क्या है, एरोमेटिक कीटोन हो गया, तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। तो इनको सेपरेट कर ही नहीं सकते ना, ये भी नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, ये दोनों दे रहे हैं, ये दोनों दे रहे हैं। आंसर क्या आ गया, फोर्थ, क्योंकि प्रोपेनल टेस्ट देगा और एसिटोफिनोन जो ऊपर हमने समझा ये नहीं देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, इजी था। ऐसे अपने को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका है पायरोलिजिनियस एसिड। पायरोलिजिनियस एसिड, अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ एसीटोन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। समझ आ रही है, यानी जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है NaHSO3 है, इससे हम कार्बोनिल सब्सटेंस का प्यूरिफिकेशन भी करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, देखो कैसे करते हैं। जो पायरोलिजिनियस एसिड होता है ये क्या होता है, CH3OH मेथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड प्लस एसीटोन, ये आपका पूरा पायरोलिजिनियस एसिड होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये वाला। ठीक, अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसमें हम NaHSO3 डाल देंगे। तो जैसे ही इसमें हम NaHSO3 डालेंगे तो यहां पे क्या होगा आपका, थोड़ी देर के बाद यहां पे व्हाइट PPT बन जाएगा नीचे। क्यों, क्योंकि एसीटोन के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, और एसीटोन के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है इसमें ये व्हाइट PPT बन जाएगा। ये क्या बन गया, व्हाइट PPT। ठीक, किसके साथ, एसीटोन के साथ, ये ऊपर सॉल्यूशन है। ठीक, समझ आई कि नहीं आई बात, कोई डाउट है क्या। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इस व्हाइट PPT को
सेपरेट कर देंगे, सेपरेट किया, ठीक। और सेपरेट, ये सेपरेट किसको किया है, व्हाइट पीपीटी को। और व्हाइट पीपीटी को सेपरेट करने के बाद इसकी वापस रिएक्शन अगर आप NaOH के साथ करवा देंगे तो आपको वापस क्या मिल जाता है, एसीटोन मिल जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या है आपका प्योर एसीटोन है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ एसीटोन करते हैं विद हेल्प ऑफ NaHSO3। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। तो यहां पे अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, वैसे मैंने लिख दिया प्यूरिफिकेशन ऑफ एसीटोन विद NaHSO3। तो यहां पे एक पॉइंट अगर कहीं पे आपको लिखना है तो लिख लेना, चाहे पीछे लिख लेना। देखो यहां पे लिख सकते हो कहीं पे अगर जगह है, NaHSO3 is used for purification of, या इसको एक काम करो, येलो पेन से लिख लो, साफ साफ दिख जाएगा, यहाँ पे सबसे अलग दिख जाएगा, है ना। यहीं पे लिख लो सबसे पहले, ठीक, क्योंकि NCERT में ये लाइन लिखी हुई है, NaHSO3 is used for purification of carbonyl substance लिख लेंगे, ठीक। चाहे तो आप लास्ट में लिख लेना जहां पे मैंने वो रिएक्शन लिखवाई है, या स्टार्टिंग में जहां पे आपने लिखा था वहां भी लिख सकते हो, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे भी आप लिख सकते हो नोट डाल के, और ये मैंने आपको एक एग्जांपल भी समझा दिया है, इसको नोट कर लो। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, हाइड्रेशन ऑफ कार्बोनिल सब्सटेंस, थर्ड टाइप है हाइड्रेशन ऑफ कार्बोनिल सब्सटेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें देखो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अपने को कोई कार्बोनिल सब्सटेंस दे रखा है और इसका हमें हाइड्रेशन करना है, तो क्या होगा, देखो जैसे ही आप इसका हाइड्रेशन करेंगे, एक तो OH ऐड होगा और एक H ऐड होगा। तो OH आपको पता है कहां पे ऐड होगा, OH तो किस पे ऐड होगा, कार्बन पे, क्योंकि नेगेटिव पार्ट है, ठीक, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। और H प्लस कहां ऐड होगा, O माइनस पे, तो ये बनेगा। तो जैसे ही ये बनेगा, आपने क्या देखा, एक ही कार्बन पे 2 OH हैं, तो वहां से क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, और वाटर रिमूव होकर क्या करेगा, यहां पे ये ऐसे बैठ जाएगा, इसके पास ही रहेगा, ठीक। ये बना लेगा कार्बोनिल हाइड्रेट, ठीक, कार्बोनिल हाइड्रेट। अब क्वेश्चन पता है क्या आता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आता है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनिल हाइड्रेट बनाएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म मोस्ट स्टेबल कार्बोनिल हाइड्रेट। ये क्वेश्चन मैं करवा भी दूंगा, तो इसमें आप समझ लो कैसे करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनिल हाइड्रेट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनिल हाइड्रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NaR, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NaR। ऐसा क्यों हुआ, देखो भाई सिंपल सी बात है, आपका जो कार्बोनिल हाइड्रेट बना है कब बना है, कब बना, जब इसने वाटर के साथ रिएक्शन दी है, और यहां पे रिएक्शन कौन सी हुई है, NaR। अब जो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा वही तो सबसे फास्ट क्या करेगा, कार्बोनिल हाइड्रेट बनाएगा, और उसी का सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। समझ आ रही बात, जिसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NaR सबसे ज्यादा होगी वही सबसे स्टेबल कार्बोनिल हाइड्रेट बनाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, which of the following will form most stable कार्बोनिल हाइड्रेट। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया, जैसे पहला एग्जांपल दे दिया CH3CHO एसिड एल्डिहाइड, दूसरा दे दिया एसीटोन, और थर्ड दे दिया आपको क्या, बेंजल्डिहाइड, एंड फोर्थ वन इज फॉर्मल्डिहाइड। तो आपको साफ साफ आंसर दिख रहा है कौन सा आएगा, भाई फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो यही सबसे ज्यादा स्टेबल आपका सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनिल हाइड्रेट बनाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर आप ऑर्डर लिखना चाहो तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बनाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल तो फोर्थ बनाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट, फिर रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग थर्ड, और फिर सबसे कम स्टेबल सेकंड बनाएगा। कोई डाउट है क्या, ये ऑर्डर आ जाएगा कि नहीं आएगा, समझ आ रही बात, कर लेंगे ऐसे, ठीक। अब देखो यहां पे अगर मान लीजिए मैं ये दे देता आपको, क्लोरल दे दिया जाए CCl3CHO, इसको हम क्लोरल कहते हैं,
और इसकी अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाए तो ये बनाता है क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट, ठीक। और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है क्लोरल हाइड्रेट। कैसे होता है एक बार देख लेते हैं। देखो यहां पे होता क्या एक्चुअल में, यहां पे ये जो Cl है, ये जो Cl है और ये जो Cl है, थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा नहीं तो ऊपर दिखेगा नहीं आपको। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे Cl है, ये यहाँ पे Cl है और ये यहाँ पे Cl है। अब यहाँ पे देखना ये क्या बनाएगा CHO, तो इसके ये OH कैसे नजर आएंगे, एक तो H होगा और एक ऑक्सीजन OH ऐसे बनेगा और एक O और एक H, ठीक, ये ऐसे बनेगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो क्या होगा, इस पे कैसा चार्ज आएगा डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, इस पे कैसा आएगा डेल माइनस और हाइड्रोजन पे डेल प्लस। और यहां पे देखो इस कार्बन से तीन तीन क्या लगे हुए हैं, क्लोरीन लगे हुए हैं। तो क्लोरीन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा सब जगह, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या होगा इस केस में, यहां पे अगर आप देखें इस क्लोरीन और इस हाइड्रोजन में आपस में अट्रैक्शन हो जाता है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और ये कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये क्या होता है स्टेबल बाई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेबलाइज्ड बाई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, ये आपको करना था। समझ आया कि नहीं आया, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। देखो 1 2 3 4 5 की चेन बन रही है, ठीक। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक में भी पूछा जा सकता है और ऑर्गेनिक में भी पूछा जा सकता है। तो क्लोरल हाइड्रेट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रेशन की तरफ इस कार्बोनिल सब्सटेंस की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये क्या करता है क्लोरल हाइड्रेट बनाता है स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए आपको स्टेबल क्यों होता है, ठीक। समझ आ रही बात, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखो अब नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, एडिशन ऑफ अल्कोहल। ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एडिशन ऑफ अल्कोहल। क्या करते हैं इसमें, देखो ये आपका कार्बोनिल सब्सटेंस है, ठीक। समझ आ रही बात। यहां पे हम क्या करेंगे, देखो क्या बनता है, जैसे यहां पे ले लिया आपने ROH इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, ठीक। एसिड की प्रेजेंस में लेते हैं, ठीक। एसिड कैटालाइज है तो क्या बनेगा, यहां पे ये आपका बन जाता है ये OR और इसको कहते हैं हम एसीटल। क्या बोलते हैं, एसीटल। एक्चुअल में होता क्या है, जब यहां पे एक ROH ग्रुप लगता ना, जब एक ROH HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, यहां पे देखो ये बनेगा ROR और OH, इसको हम कहते हैं हेमी एसीटल, ठीक। ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर फर्दर ये एक मॉलिक्यूल के साथ और रिएक्शन करता है ROH इन प्रेजेंस ऑफ HCl। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कर लेंगे ऐसे। ये HCl यहाँ पे गैसियस लिया जाता है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। देखो ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है कि गैसियस लिया जाता है। एक्चुअल में ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में क्यों कराई, इसका रीजन मैं बता देता हूं। देखो जो ROH है ना, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, इसलिए इसको न्यूक्लियोफाइल, या तो इसको न्यूक्लियोफाइल अच्छा बना दो या आप इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ले आओ। भाई दो ही तो मेथड है, ये इन दोनों के बीच में रिएक्शन करानी है। भाई इस न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आपको अटैक कराना है, इस पे प्लस चार्ज आएगा, इस पे माइनस आएगा, यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। या तो ये अच्छा हो न्यूक्लियोफाइल या इस पे प्लस चार्ज ज्यादा हो, तो एक चीज तो होनी चाहिए, तभी तो रिएक्शन फास्ट होगी। हम क्या करते हैं, अब ये न्यूक्लियोफाइल तो अच्छा है नहीं, तो ROH अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे ये CO ग्रुप है ना, देखो अब क्या होगा, ये CO ग्रुप एसिड की प्रेजेंस में क्या कर लेता है, ये एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे थोड़ा सा H+ डाला, ठीक। इसके ये लोन पेयर है, थोड़ा सा डालते, ज्यादा नहीं डालेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये OH, ये ऐसे इस पे प्लस आएगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और फिर यहाँ पे ये प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा। फिर ROH का अटैक करवाते हैं। समझ आई कि नहीं आई बात, कोई डाउट है क्या। फिर ये अटैक करता है, इसलिए ये एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, एसिड को एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है आपको, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, ठीक। अब इधर देखो नेक्स्ट क्या है, यहां पे अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं
तो ये क्या बनता है आपका, एसिटल बनता है। और अगर यहीं पे हम लोग क्या ले लें, अगर कीटोन ले लें और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाए, अल्कोहल के साथ कराई जाए, ये R-OH इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक। HCl यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि गैसियस लेते हैं, ठीक। यहाँ पे इसके 2 मोल ले लिए तो आपको पता कैसे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनने वाला है, RCOR- और OR-, इसको क्या कहते हैं, कीटल कहते हैं। समझ आया कि नहीं आया, वो एसिटल है, ये कीटल है। एसिटल से पहले हेमी एसिटल बनता है। समझ आ रही बात। अब देखो एक रिएक्शन एनसीईआरटी में आपकी दी गई है कि बोला अगर यहां पे अगर ये कीटोन है और इसकी रिएक्शन आप देख लेना इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ की जाए, ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम HCl की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, देखो यहां से ये वाटर ऐसे निकल जाएगा, ठीक। और जैसे ये वाटर निकलता है सेम इसमें भी वाटर ऐसे ही निकलता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहां पे ये बन जाएगा, ये आपका OCH2 और ये OCH2 और इसको हम क्या कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइको कीटल्स। ये एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है, ठीक। ये पढ़ लेंगे हम लोग, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कहीं सोचो कि सर ने तो पढ़ाया नहीं, कुछ भी नहीं है भाई। हमने यहां पे क्या कर रहे थे, हम 2 मोल ले रहे थे, किसके, 2 मोल, यहां पे भी हमने 2 मोल लिया था, ठीक। 2 मोल किसका लिया, अल्कोहल का लिया, ठीक। या तो आप 2 मोल अल्कोहल के ले लो या ऐसा कंपाउंड ले लो जिसमें 2 OH ग्रुप है, बात तो एक ही है ना। तो वही सेम रिएक्शन है और इसको हम इथाइलिन ग्लाइको कीटल बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको नया ना लगे इसलिए मैंने यहां पे एग्जांपल करवा दिया। इसको नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो 5th रिएक्शन, एडिशन ऑफ थायो अल्कोहल, एडिशन ऑफ थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल क्या होता है, जैसे ROH होता ना अल्कोहल, तो RSH अगर हो जाए यानी ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तो थायो अल्कोहल बन जाएगा। क्या करेंगे, देखो यहां पे C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन करवाई जाए किसके साथ, थायो अल्कोहल के 2 मोल लेने पड़ेंगे, ठीक। ये 2 मोल लिया आपने और इस किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो यहां से ये वाटर निकलेगा, ठीक, ऐसे। तो यहां पे क्या बनेगा, ये कंपाउंड बनता है आपका, ठीक। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन अगर फर्दर किसके साथ करा दी जाए, निकिल H2 के साथ करा दी जाए, निकिल H2 के साथ, तो यहां पे क्या बनेगा, देखो अब देखना ध्यान से, यहां पे H आएगा, यहां पे H आएगा, यहां पे निकिल आएगा, यहां पे H आएगा, यहां पे H आएगा, यहां पे निकिल आएगा, ठीक। क्या बनेगा फाइनली, देखो CH2 प्लस 2 मोल NiS के प्लस 2 मोल RH के, एल्केन के, ये बनता है। एक्चुअल में आपने क्या लिखा, देखो यहां पे सिंपल आपने ये किया है, CO की रिएक्शन करवाई किसके साथ, 1 फर्स्ट करवाई RSH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक। HCl ही लिख लो, नॉर्मली HCl ही लेते हैं, ठीक। तो यहां पे क्या करवाया आपने, या H प्लस लिख के छोड़ दो, कुछ भी दे दे, मान लीजिए आपको 2 मोल दे दिया इसके, तो फिर सेकंड आपने किसके साथ रिएक्शन करवा दी, NiH2 के साथ, ठीक। यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका ये CH2 बन जाएगा प्लस 2 मोल NiS के प्लस और क्या बनेगा, 2 मोल आपके एल्केन के मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, CH3CO CH3, डायरेक्ट एनसीईआरटी ने ये लिख के दिया था, देखना यहाँ पे लिख के दिया था RSH, ये दिया था CH3 CH2 SH HCl और सेकंड दिया था निकिल H2, ये दे दिया था। तो CO को क्या करना आपको, सिंपल CH3 CH2 CH3 बना दो, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन का। ध्यान रखना, आपको IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ऐसे करना होता अपने को, इजीली कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट एक रिएक्शन और यहीं पे हम कर लेते हैं, छोटी सी रिएक्शन है, रिएक्शन विद PCl5, 6th रिएक्शन है, रिएक्शन विद PCl5। तो PCl5 के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, देखो यहां पे अगर आपका CO ग्रुप है, PCl5 के साथ रिएक्शन करनी हो तो इसमें एक काम करना है आपको, देखो ये आपका PCl5 है, ये Cl, यहां पे ये Cl, ये Cl, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये
यहां से POCl3 निकल जाएगा, और जैसे ही POCl3 निकलेगा तो क्या बनेगा, यहां पे ये डाइक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा और वो POCl3 मिल जाएगा। ठीक, ये सिंपल सी रिएक्शन है, इसको लिख लो, फिर आगे हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करते हैं। नेक्स्ट लिखो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट। हेडिंग डाल लो, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या होता है। ये होता है RMGX, और पूरी ऑर्गेनिक में ये आपके काम आने वाला है। ग्रिग्नार्ड रिजेंट की रिएक्शन आपको हर एग्जाम में मिलती है और हर साल मिलती है, तो इसलिए इस रिएक्शन को भी बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये रिएक्शन आगे भी आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इससे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल सीखने वाले हैं। समझ आ रही बात? तो अच्छे से समझना भाई, ग्रिग्नार्ड रिजेंट की रिएक्शन एग्जामिनर कहीं भी यूज कर लेता है, तो इसलिए सबसे पहले तो इस रिएक्शन पे लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक, अब समझो, अब कॉपी पेन रख दो। देखो अभी तक आपने जो भी समझा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको अच्छे से जरूर समझना है। देखो यहां पे क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाई RMGX के साथ, ठीक, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, देखो यहां पे एक तो OH मिलेगा, ये अल्कोहल मिलेगा आपको। तो कीटोन से अल्कोहल आपने बना लिया, कीटोन से नहीं, कार्बोनिल सब्सटेंस से। ठीक, कार्बोनिल सब्सटेंस था, उससे हमने क्या बना लिया, अल्कोहल बना लिया। इसका मैकेनिज्म देख लो एक बार क्या होता है। मैकेनिज्म हम कैसे करते हैं, यहां पे मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो ये आपका CO ग्रुप जो है ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, RMGX के साथ। इसमें क्या होगा, यहां पे देखो एक्चुअल में क्या है, ये एल्काइल ग्रुप, ये क्या है, मेटल है। तो मेटल पे कैसा चार्ज आएगा भाई, मेटल पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेटल के कंपैरिजन में। तो अब क्या होगा, यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, एल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और ये पोलर पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहां पे ये अटैक कर देगा। तो इस टाइप से ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती है। तो इसमें क्या मिलता है आपको, ये आपको कैसे मिलेगा, देखो यहां पे इस पे R जुड़ गया ये, और ये OMGX, तो इसका पॉजिटिव पार्ट यहां जुड़ जाएगा। अब जब इसका फर्दर आप आगे जाकर हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस के केस में क्या हो जाता है, यहां पे देखो अब क्या है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव पे क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव वाटर का, और पॉजिटिव पे नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा अल्कोहल। ठीक, ये अल्कोहल मिल गया, और क्या मिलेगा, MgX और OH। ठीक, ये मैकेनिज्म है ओनली। ठीक, अब जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैसे आपका क्वेश्चन आता है, वो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट देखो कैसे हम रिएक्शंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मान लीजिए आपको फॉर्मेल्डिहाइड दे दिया, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ दे दी, आपको CH3MgBr के साथ पहली रिएक्शन दे दी, फिर बोल दिया किसके साथ करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। तो पहले तो आपको पता ही है क्या होगा, ये पोलर पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इस पे माइनस चार्ज होगा, इस पे प्लस होगा, तो यहां से ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो पॉजिटिव पे नेगेटिव और नेगेटिव पे पॉजिटिव जुड़ जाएगा। ठीक, ये ऐसे ही तो होगा, देखो या इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे H, ये CH3 और ये OMgBr जुड़ जाएगा। फिर इसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे वो भी आपको पता है, यहाँ पे H और ये OH, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 OH प्लस MgBr और OH, क्या मिल गया आपको, प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। ठीक, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? अब नेक्स्ट जब हम रिएक्शन करते हैं, देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी, अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट जब इसकी रिएक्शन मान लीजिए एसिड एल्डिहाइड के साथ करते हैं, ठीक, कोई भी एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन मान लीजिए आपने किसके साथ कराई, CH3MgBr के साथ करवाई, तो यहां पे क्या होगा, पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये यहां पे आके अटैक कर देगा, क्योंकि इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस है, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, ये CH3, ये H, ये OMgBr, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, तो हाइड्रोलिसिस में आपको पता है H और OH ऐसे बन जाएगा, ये CH3 ये इसको क्या लिख दोगे, ये H, ये CH3 OH, ये क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें कोई डाउट है क्या, प्लस MgBr OH वो तो मिलता ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट अगर इसकी जगह आप एसीटोन ले लें, तो इस केस में क्या होगा, अगर एसीटोन यहां पे ले लिया जाए,
देखो थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं एसीटोन ले लेता हूँ, तो एसीटोन अगर ले लूँगा तो क्या करूँगा, यहाँ पे मिथाइल MgBr के साथ रिएक्शन कराई, इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, ये पोलर पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहाँ पे अटैक करेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OMgBr, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या मिलेगा आपको, वो आपको पता ही है, H और OH। कोई डाउट है क्या? तो इस बार कैसा अल्कोहल मिला आपको, CH3 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 OH प्लस MgBr और OH। कोई डाउट है क्या? ये हमने सीखा है, समझ आई बात? अब देखो यहां पे आपका टर्सरी अल्कोहल मिला, ठीक। अब देखो क्या सीखा है, जब आपने फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराई, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल। फिर किसी भी एल्डिहाइड के साथ अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराई, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्या मिला, सेकेंडरी अल्कोहल। फिर आपने उसकी एसिड किसी भी कीटोन की रिएक्शन किसके साथ कराई, आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। ये हमने सीखा है, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। चाहो तो आप इसको शॉर्ट में अलग से नोट भी कर सकते हो। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे एक जगह बॉक्स बना करके लिख सकते हो आप। जैसे मान लीजिए मैं साइड में ही लिख देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअल में हमने ये सीखा, अगर मान लीजिए HCHO दे दिया जाए और उसकी रिएक्शन RMgX के साथ की जाए, R-MgX के साथ फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस 1 2 ऐसे कर दे, तो 1 डिग्री अल्कोहल आपको मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे अगर RCHO के साथ कर दे तो क्या होगा, यहाँ पे RCH R- और यहाँ पे OH 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है भाई। और यहाँ पे ऊपर भी ऐसे बनाना चाहो तो बना लो, 1 डिग्री अल्कोहल से ऊपर लिख दो पहले, RCH2OH मिलता है, ठीक। ये आपका क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। और यहीं पे अगर आप RCOR कीटोन अगर ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, RCOH R और R- टर्सरी अल्कोहल आपको मिल गया। समझ आई बात? तो अब देखो हमें एक बात का पता है, आगे हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे, अभी मैं बता देता हूँ आपको, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक लुकास टेस्ट हम पढ़ते हैं जिसमें हम अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, कंसंट्रेटेड लुकास रिएजेंट के साथ कराते हैं, जो कि क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। जब वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, व्हाइट PPT देता है, तो व्हाइट कलर जो देगा, तो यहां पे लुकास रिएजेंट के साथ आपका प्राइमरी अल्कोहल 30 मिनट में रिएक्शन देता है, सेकेंडरी अल्कोहल आपका अप्रोक्स कितने मिनट में रिएक्शन देता है, 5 मिनट में, और ये आपका विद इन 30 सेकंड रिएक्शन देता है। तो अगर अपने को ये पता करना है 3 अल्कोहल दिए गए हैं कि इनमें प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्सरी कौन सा है, उसको लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाते हैं। जो 30 मिनट में रिएक्शन देगा वो प्राइमरी अल्कोहल, जो 5 मिनट में देगा सेकेंडरी अल्कोहल, जो 30 सेकंड में रिएक्शन दे देगा वो या बहुत कम सेकंड में, मतलब 5 सेकंड 30 सेकंड में, जब बहुत जल्दी दे देता है, विद इन 5 सेकंड देता है, तो वो टर्सरी अल्कोहल होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब मान लीजिए एग्जामिनर आपको ये बोल दे एक कार्बोनिल सब्सटेंस था, ठीक, जिसका फॉर्मूला क्या है, जिसका फॉर्मूला क्या है, C3H6O है, ये फॉर्मूला है। उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराई, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और उसके बाद लास्ट में जो प्रोडक्ट हमें मिला उसको हमने लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट किया। तो वो क्या करता है, वो व्हाइट PPT देता है विद इन 5 मिनट। तो बताओ ये क्या था, तो आप क्या बताएंगे, ये क्या रहा होगा? उसने क्या दिया, सेकेंडरी अल्कोहल दिया 5 मिनट में, अगर वो लुकास रिएजेंट के साथ टेस्ट देता तो, है ना, समझ रहे हो ना, सेकेंडरी अल्कोहल रहा होगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल कौन देते हैं, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, ये वाला, यानी वो प्रोपेनॉल रहा होगा। अगर वो 5 सेकंड में लुकास रिएजेंट के साथ टेस्ट दे देता तो क्या रहता, टर्सरी अल्कोहल, वो क्या रहता, टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल कौन देता है, कीटोन देते हैं, यानी वो एसीटोन रहा होगा। तो ऐसे रिएक्शंस आएगी, आगे मैं लिखवाऊंगा, अभी आप लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे कोई जरूरत नहीं है। वैसे आगे रिएक्शन में दोबारा से फिर लिखवाऊंगा आपको, लुकास रिएजेंट के बारे में यहाँ पे आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आगे अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, इसको नोट कर लो। अब देखो आज की लास्ट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एडिशन ऑफ अमोनिया, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स।
इट्स डेरिवेटिव्स। देखो हम यहां पे क्या करते हैं, जैसे अमोनिया, आपको पता है ये अमोनिया ले लिया हमने, और अमोनिया में हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया और वहां पे कोई ग्रुप जी ऐड कर दिया, या जेड लिख लो, या यहाँ पे जेड भी लिख सकते हो आप, और हाइड्रोजन हटाया तो ये जो बनेगा NH2 और ये जेड। ठीक, ये है आपका अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, यहां पे अब रिएक्शन कैसे होगी, देखो अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक, अब जेड क्या हो सकता है आपका, जेड देखो यहां पे हाइड्रोजन हो सकता है, कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या आपका इसके अलावा कोई अराइल ग्रुप हो सकता है, अराइल ग्रुप भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, OH हो गया तो हाइड्रोक्सिल अमीन हो जाएगा, NH2 ग्रुप भी हो सकता है, या आपका फिनाइल NH ग्रुप भी हो सकता है, इसमें क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा, इसमें हाइड्रोजन बनेगा, या इसके अलावा और क्या हो सकता है, NHCO NH2 भी हो सकता है, NHCO NH2 ये भी हो सकता है। ठीक, अब ये सारी रिएक्शंस एक एक करके हम देख लेंगे, पहले आप एक नॉर्मल रिएक्शन पढ़ लो। इसमें देखो हम क्या करवाते हैं, जैसे यहां पे ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक, इसकी रिएक्शन जब हम करवाएंगे यहां पे क्या होगा, ये NH2 और ये Z है। ठीक, यहां पे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये यहां पे अटैक करेगा, ये पोलर पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो जैसे ही ये अटैक करेगा यहां पे क्या बनेगा, देखो यहां पे ये बनेगा आपका NH Z और O-। ठीक, यहां पे एक H होगा तो यहां से एक H ये हट करके उसके पास चला जाएगा, तो क्या बनेगा यहां पे फाइनली ये COH और NHZ बनता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। ठीक, और ये रिएक्शन जो होती है ये एसिड की प्रेजेंस में होती है। ठीक, ये क्या है, एसिड की प्रेजेंस में होती है। तो दिस इज एन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। इसका रीजन बताऊं क्या होता है, देखो रीजन समझ लो। यहां पे एक्चुअल में क्या होता है, जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं ना, ये NH2 जो है यहां पे नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं है, आप बोलेंगे सर लोन पेयर तो है। देखो बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जो एनायन होते हैं, जैसे साइनाइड एनायन है, या OH- है, या CH3O- है, ये बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। यहां पे ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, और बहुत या तो अपने पास क्या होना चाहिए, मैंने पहले भी आपको समझाया, या तो न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा हो, या आपकी इसकी कार्बोनिल सब्सटेंस की रिएक्टिविटी ज्यादा हो। अगर न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारे कार्बोनिल सब्सटेंस की रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, इसके आप एक काम करो, इस कार्बोनिल सब्सटेंस को जैसे ही आपने लिया तो उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दो, थोड़ा सा एसिड जैसे ही आप डालेंगे, यहां पे क्या करेगा, आपने एसिड डाल दिया थोड़ा सा इसमें, तो ये एसिड क्या करेगा, इस लोन पेयर पे अटैक कर देगा। ठीक, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ऐसे ये ऐसे होगा। ठीक, क्योंकि लोन पेयर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है। तो यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये पोलर पाई बॉन्ड आपका ये ऐसे टूट जाएगा, और जैसे ही पोलर पाई बॉन्ड टूटेगा आपका कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब क्या होगा, यहां पे नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर से क्या करेगा, किसका काम करेगा, एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, फिर आगे आपको बताइए, आगे मैंने आपको समझा ही दिया। सीधा क्या हो जाएगा, COH NH2 NHZ बन जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब NHZ यहाँ पे क्योंकि NH2 प्लस बनेगा ना, ठीक, ये बना, ये बना। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये H प्लस को रिलीज कर देगा, और H प्लस को जैसे ये रिलीज करेगा यहाँ पे H प्लस आपको एज ए कैटालिस्ट मिल जाएगा। ठीक, देखो प्रोडक्ट में मिल गया, यानी इसने किसका काम किया है, एसिड ने, इस एसिड ने आपका कैटालिस्ट का काम किया है, जैसे पीछे मैंने आपको समझाया था। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। ठीक, तो ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, यहां पे एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आपने ले लिया तो वो नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक कर देगा। बहुत कम अमाउंट में लिया जाता है। और प्रोसीजर क्या रहेगा, पहले आपने क्या ले लिया, कार्बोनिल सब्सटेंस ले लिया, उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दो, थोड़ा सा एसिड जैसे ही डालोगे तो ये रिएक्शन यहां तक पहुंच जाएगी। फिर उसमें हम क्या करेंगे, हमारा न्यूक्लियोफाइल डालेंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई। अब इन रिएक्शंस को एक एक, Z को हम H से रिप्लेस करेंगे, R से रिप्लेस करेंगे, ऐसे समझते हुए चलेंगे। इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो आज की लास्ट रिएक्शन, इसमें लिखना है एडिशन ऑफ अमोनिया, एडिशन ऑफ अमोनिया
एंड इट्स डेरिवेटिव, इट्स डेरिवेटिव। ये रिएक्शन भी आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। कैसे करते हैं इधर ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए यहां पे आपको अमोनिया दे रखा है, तो अमोनिया में हमने क्या किया, एक H को हटा दिया और वहां पे Z लगा दिया, H हटाया Z लगाया, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव। समझ आई बात। तो देखो अब कैसे होगी ये रिएक्शन। जैसे यहां पे अगर ये कोई कार्बोनिल सब्सटेंस है, इसकी रिएक्शन NH2Z के साथ करवाई जाती है, ठीक। यहां पे क्या बनेगा, देखो ये बनेगा सबसे पहले तो COH, ठीक, NHZ। अब देखो ये OH है और ये जो H है, यहां से वाटर निकल जाएगा और इस रिएक्शन में क्या बनेगा आपका C डबल बॉन्ड N और ये Z प्लस वाटर। क्या होगा, यहां से OH और ये H प्लस, ये एसिडिक H है तो ये H चला जाएगा तो वाटर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहां पे Z देखो क्या क्या हो सकता है। अब अगर Z की बात की जाए तो Z आपका क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक, कोई अराइल ग्रुप हो सकता है, या कोई OH हो सकता है, ठीक, या आपका और क्या हो सकता है NH2 हो सकता है, या फिनाइल NH हो सकता है, ठीक, या और क्या हो सकता है, यहाँ पे फिनाइल NH के अलावा NHCO NH2 भी हो सकता है। बात समझ में आ रही, ठीक। ये केसेस बनेंगे, सारी एक एक करके हम सारी रिएक्शन देख लेंगे। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट डालो। नोट क्या है, एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है, ये पॉइंट में एनसीईआरटी से आपको लिखवा रहा हूं। दिस इज एन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, दिस इज एन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, कैटालाइज्ड रिएक्शन। ऐसा क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है, यहां पे अगर बात की जाए, ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक, इसको NH2Z के साथ रिएक्शन करनी है, ठीक, या ये बोल दो कि अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करनी है। तो यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यहां पे नाइट्रोजन बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर पाता है। तो आप बोलेंगे सर नाइट्रोजन तो बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। देखो अच्छे न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो, ये हो जाए, या OH माइनस हो जाए, साइनाइड आयन हो जाए, या CH3O माइनस हो जाए। जो एनायन होते हैं वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पे ये क्या है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल तो इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। अब हमारे पास NAR कराने के दो ही मेथड है, या तो हम क्या करें अच्छा न्यूक्लियोफाइल लेके आए, या इसकी हमारे कार्बोनिल सब्सटेंस की रिएक्टिविटी बढ़ा दें। तो हमें पता हमारे पास अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कार्बोनिल सब्सटेंस है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे। उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने का मेथड क्या है, आप एक काम करो, इस पे है ना कार्बन पे है ना पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दो। कार्बन में पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा, जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा। तो इस पाई बॉन्ड को जल्दी से कैसे तोड़ा जाए, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लेके आओ। उसका मेथड क्या है, इसमें थोड़ा सा H प्लस डाल दो, थोड़ा सा एसिड डाल दो। जैसे ही आपने एसिड डाला तो क्या करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां अटैक करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा, ये पोलर पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। और जैसे ये पोलर पाई बॉन्ड यहाँ पे ऐसे टूटेगा तो ये क्या होगा, OH, और यहाँ पे क्या है प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ आ रही बात। अब क्या होगा, अब रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे NH2 का लोन पेयर जा करके जल्दी से अटैक कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। तो यहाँ पे फिर क्या बन जाता है, ये आपका OH और यहाँ पे NH2 प्लस Z। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे H प्लस रिलीज करेगा और H प्लस रिलीज करने के बाद क्या बनाएगा, COH और NHZ। और फिर फर्दर लास्ट वाला स्टेप जो वहां पे आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा हीट अगर इसको कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NZ, यहाँ से H और OH निकल जाएगा। समझ आ रही बात, प्लस वाटर मिल जाएगा आपको। कोई डाउट है क्या, अच्छे से समझ में आया।
ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। एसिड कैटालाइज रिएक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर रहा था, ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं किया, तो हमने क्या किया, हमारे कार्बोनिल सब्सटेंस की रिएक्टिविटी बढ़ा दी। कैसे बढ़ाई, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज लाके। कार्बन में पॉजिटिव चार्ज कैसे लाए, हमने क्या किया, H+ के साथ रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के लोन पेयर की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन ने अपना पाई बॉन्ड तोड़ दिया, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पे पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वो क्या करेगा, हमेशा न्यूट्रल रहना चाहेगा या नेगेटिव चार्ज के साथ, तो उसने पाई बॉन्ड तोड़ दिया, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो फिर रिएक्शन इनिशिएट हो गई। समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये रिएक्शन जो हमने की है, इसमें अगर हम क्या करें, ये जो NH2Z हमने लिया है, Z को H से रिप्लेस कर दें, Z इक्वल टू हमने क्या कर दिया, H यहां पे कर दिया, तो NH2Z यहां पे यहां क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। ये रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन करके क्या देगा, ये बनाएगा आपका, ये क्या है, इमीन है। बात समझ में आएगी नहीं आई, कोई डाउट है क्या इसमें। नेक्स्ट, अब देखो, अगर इसकी रिएक्शन हम क्या करें, Z को अगर एल्काइल ग्रुप रख दें तो क्या हो जाएगा, NH2Z, ये RNH2 बन जाएगा, ये प्राइमरी अमीन बन गया। तो प्राइमरी अमीन जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये वाला कंपाउंड आपका बन जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, सिफ बेस कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, सिफ बेस। कोई डाउट है क्या, कर लेंगे। अब देखो, अगर Z को अगर हम क्या रख दें, OH यहां पे रख दें, तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, NH2OH, ये OH, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक, क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन देगा, क्या बनाएगा, देखो C डबल बॉन्ड NOH, ये क्या बनता है, ऑक्जाइम बनता है। कोई डाउट है क्या, कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर हम Z को NH2 पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और इसकी रिएक्शन NH2 के साथ, ये क्या है, हाइड्राजीन है, तो हाइड्राजीन की रिएक्शन जब आप करवाओगे क्या बनेगा, देखो यहां पे ये बनेगा आपका C डबल बॉन्ड N NH2, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजोन। हाइड्राजोन समझ आ रही कि नहीं आ रही, कोई डाउट है क्या। ठीक, नेक्स्ट देखो, अगर Z यहां पे क्या हो जाए आपका, ये अगर हो जाए फिनाइल NH, ये अगर हो जाए तो इसमें क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे NH2 NH, और ये आपका फिनाइल हाइड्राजीन है। व्हाट इज दिस, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक, अब क्या बनेगा, देखो ये C डबल बॉन्ड N NH, C डबल बॉन्ड N आएगा ओनली, H नहीं आएगा, और ये NH, और यहां पे फिनाइल, दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन पे हर जगह लोन पेयर है, ये ध्यान रखना आप। समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो ये तो हो गई सिंपल रिएक्शंस। आगे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने को करनी है, इसको नोट डाउन कर लो। अब तो बिल्कुल सिंपल है, एनसीईआरटी में भी आपका ऐसे ही दिया हुआ है, पूरी टेबल दी हुई है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, एक बार इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे अगर आपको ब्रैडेज रिजेंट दिया जाए, देखो अगर Z को है ना हम किससे रिप्लेस कर दें, NH, ये होता आपका ब्रैडेज रिजेंट, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक, तो ये बनेगा यहां पे, ये देखो यहां पे जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, कैसे करवाएंगे, C डबल बॉन्ड O, और इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी NH2 NH, और यहां पे आप लिखेंगे ये वाला, ये क्या है, इसको हम शॉर्ट में DNP भी बोलते हैं, या ये बोल देते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन, और मिलता क्या है यहां पे, देखो इसको हम DNP भी बोल देते हैं, DNP शॉर्ट में DNP, और ये आपका ब्रैडे रिजेंट भी कहलाता है। ब्रैडे रिजेंट, ब्रैडे रिजेंट क्यों कहलाता है, देखो अभी बताता हूं। ब्रैडे रिजेंट कहलाता है, देखो वो तो नेम है, क्यों तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन काम जरूर बता सकता हूं। अब इसका क्या काम है, देखो यहां पे ये जो कंपाउंड बनेगा ना आपका, ये जो फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा, नहीं H नहीं आएगा यहाँ पे H नहीं आएगा, इस पे H आएगा, ये बनेगा आपका 2,4 डाइनाइट्रो
फिनाइल हाइड्राजोन। क्या बना? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक, ये बनता है आपका रेड पीपीटी। क्या बनता है? रेड पीपीटी। और ये किस में यूज किया जाता है? यूज्ड इन टेस्ट ऑफ कार्बोनिल सब्सटेंस। इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही बात? ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई आपकी। ठीक, लिख लोगे? वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डाउट है क्या? क्योंकि ये टेस्ट ऑफ कार्बोनिल सब्सटेंस में यूज की जाती है। ठीक, नेक्स्ट लिखो लास्ट। इसमें देखो, यहां पे देखो, पहले मैंने Z लिखना है। Z अगर यहां पे क्या दिया जाए? NH2। Z दिया जाए आपको NH2 NH, देखो दोबारा लिखता हूं, NHCONH2 NHCONH2। दिस इज कॉल्ड, अब यहां पे क्या बनेगा? ये बनता है आपका कार्बाजाइड। देखो क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे? NH2 NHCONH2। दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड। तो ये रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N NHCONH2। और यहां पे एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये है ना, इस लोन पेयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसके साथ करेगा, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्योंकि यहां तो ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना, इसके साथ नहीं करेगा। ध्यान रखना कि कौन सा नाइट्रोजन आपको जोड़ना है। कहीं देखा ये भी NH2 ये भी NH2, समझ ही नहीं आ किस तरफ से जोड़ना है, ये मिस्टेक मत कर देना। और ये जो बनता है ना, ये सेमी कार्बाजोन बनता है, सेमी कार्बाजोन। ये सब आपके NCERT में दे रखा है। देखो मैं आपको टेबल दिखा देता हूं, ये आपकी टेबल है। ये NCERT में जो टेबल दी गई है, मेरी NCERT में पेज नंबर 360 पे है। मेरी काफ़ी पुरानी NCERT है, हो सकता है आपके में आगे पीछे हो। ठीक, तो ये आपका है ना कार्बोनिल सब्सटेंस में, ये आपकी NAR खत्म हो गई। ये आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ लेना है। बात समझ में आ रही है? ये अच्छे से आप पढ़ लोगे। देखो यहाँ पे दिया गया है, पूरा कंप्लीट पढ़ लेना यहाँ तक। मैक्सिमम 15 मिनट लगेगा आपको पूरा पढ़ने में। एक एक लाइन मैंने पढ़ा दी जो NCERT में। ठीक, इसको लिखो। एक छोटी सी रिएक्शन और लिखवाता हूँ। एक रिएक्शन और लिख लो, छोटी सी है, रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन। विद सेकेंडरी अमाइन या अमीन बोल दो। क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपको CH3CO और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई गई? RNHR के साथ। ये क्या करेगा? इसका लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा? CH3 यहाँ पे ये N, ये R और ये R और यहाँ पे OH। अब देखो जब हीट करेंगे इसको तो यहाँ से वाटर निकलता है। तो वाटर निकलने के लिए इस बार आपका नाइट्रोजन के पास तो एसिडिक H है नहीं, जैसे पीछे वहां पे तो निकल गया था, तो इस बार वाटर यहां से निकलेगा, इसका OH और इसका H। तो यहां पे क्या बनेगा? देखना, ये बनता है आपका CH2 डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे CH3 और ये N, ये R। ये क्या बनता है? इन भी है और यहाँ पे N भी है, नाइट्रोजन भी है, तो ये अमाइन भी है, तो ये इन अमाइन बन गया। ठीक, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक, लेकिन जो रिएक्शन मैंने अभी आपको करवाई थी, जो टेबल मैंने आपको NCERT में दिखाई थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली टेबल जो मैंने आपको बताई है, पूरा NCERT अच्छे से करवा दिया तो NAR की NCERT पढ़ लेना। अब आप बोलेंगे सर आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की और FRAR की नहीं बताई, तो ये भी अगर आप पढ़ना चाहो मैं बता देता हूं, इसमें भी आपको मैक्सिमम 15 to 20 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। तो आपको ये कहां पढ़नी है? आप क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। ये 11th की NCERT पार्ट 2 है। इसमें आपका दिया गया है, जैसे मैं बता देता हूं, एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जब आप पढ़ेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर देना। ये एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एडिशन ऑफ हैलोजेंस, ये वैसे पहली रिएक्शन जो है ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये मैं आपको उसमें करवाऊंगा जब हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा। एल्केन्स में एल्केन एल्किन एल्काइन में करवाऊंगा। एडिशन ऑफ हैलोजन हमने कर लिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स कर लिया। ये मार्कोनिको रूल और एंटी मार्कोनिको रूल दे रखा है, ये यहाँ पे आप कर लोगे। मैकेनिज्म भी इसका दे रखा है, ये मैंने आपको करवा दिया। फिर एंटी मार्कोनिको नेक्स्ट पेज पे है, ये FRAR यहीं पे दे रखी है आपकी, कर लेंगे ये। फिर ये एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी है और एडिशन ऑफ वाटर, बस इस तक करनी है 5th रिएक्शन तक। ये पूरा पेज पढ़ना है, ये थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना है और ये पढ़ना आपको यहाँ तक। ठीक, ये पेज नंबर मैं बताता हूँ, पेज नंबर NCERT में 380 है, NCERT 11 पार्ट 2।
और इसके अलावा आपको एल्काइंस में और एक दो रिएक्शन दे रखी है, वो भी पढ़ लेनी है। एल्काइंस में केमिकल प्रॉपर्टीज में वही है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। एडिशन ऑफ हैलोजेंस जो दे रखा है, एडिशन ऑफ वाटर जो दे रखा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ये दे रखा आपको पेज नंबर 387 पे, ये पढ़ना बस आपको, ये 3 रिएक्शन, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ वाटर और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैक्सिमम आप 20 मिनट में पढ़ लेंगे, ये कभी भी एक दिन आप देख लेना, बिल्कुल इजी है, सब कुछ करवा रखा है, इसकी इतनी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आज आपकी एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो एनएआर में सबसे ज्यादा ध्यान यही रखना आपको, एनएआर की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल सब्सटेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। सबसे खास यही था। अगर अनसिमेट्रिक कीटोन आपने ले लिया या आपने एल्डिहाइड ले लिया कोई भी अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, तो वो हमेशा आपको ऑप्टिकली से एक्टिव सब्सटेंस देगा। बाकी हमने एडिशन ऑफ HCN वगैरह जो किया है, जो रिएक्शन की है NaHSO3 का, सारे एडिशन जो किए हैं RMGX का, या ये हमने अमोनिया डेरिवेटिव किया है, ये सारी आपको एक एक अच्छे से करनी है। आज का लेक्चर भी लेंथी है लेकिन पूरा इंपॉर्टेंट है। एक ही लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट NAR पूरी डिटेल में करवा दी, NCERT की एक एक लाइन करवा दी। इसको पढ़ने के बाद इसको अच्छे से रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एक बार NCERT की रीडिंग जरूर कर लेना। थैंक यू।